हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अनुदेव चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में यानी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो गाइस, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? एटॉमिक का मतलब आप कह सकते हैं कि एटम, और स्ट्रक्चर से आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो कि एटम का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है, एटम किससे किससे बना रहता है, या एटम के अंदर और कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो एटम की शुरुआत में जब पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को पहले बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन एटम के बारे में बताए। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में बताए थे वो एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ एक फिलोसफर थे जिन्होंने एटम के बारे में पहले बताया था। ये कब की बात है? ये आपकी बात है 600 BC की बात है। सबसे पहले फिलोसफर, या आप साइंटिस्ट कह सकते हैं, साइंटिस्ट तो नहीं, फिलोसफर आप बताएंगे, ये थे। इन्होंने एटम के बारे में ये बताया था कि जो एटम है वो अनब्रेकेबल है और इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी वो और हिस्सों में नहीं टूट सकता है। इन्होंने एटम के बारे में, मतलब एटम के बारे में क्या होता है कि ये जो हर पदार्थ होता है धरती पे वो एक सबसे छोटे पार्टिकल से बना है या सबसे छोटे चीज़ से बना है, जिसका नाम उन्होंने दिया था परमाणु। परमाणु उन्होंने नाम दिया था, एटम नाम नहीं दिया था, पर उन्होंने परमाणु नाम दिया था। और कहा था कि जब दो परमाणु मिल जाते हैं या कई परमाणु मिल जाते हैं तो वो अणु फॉर्म कर लेते हैं, यानी अणु बन जाते हैं। इन्होंने ये बता दिया था। क्या बताया था? 600 BC में बताया था महर्षि कन्नड़ ने, जो पहले इंसान थे एटम के बारे में बताने में, कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो बनी है वो एक सबसे छोटे पार्टिकल से बनी है जिसका नाम परमाणु है, जो कि अनब्रेकेबल, इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी और हिस्सों में वो नहीं टूट सकता है, और जब कई परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बन जाता है। इन्होंने ये बताया था। अब इसके बाद कौन आते थे? इसके बाद आपके आते हैं डेमोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। डेमोक्रिटस कौन फिलोसफर थे? ग्रीक फिलोसफर थे। और इन्होंने 460 BC में अपनी बात रखी थी। 460 BC में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बस जो महर्षि कन्नड़ कहे थे उसी के बारे में बताया, बट क्या किया, जो परमाणु और अणु का जो जैसे नाम था, इन्होंने बस बता दिया कि जो भी मैटर है वो बस किससे बना है, एटम से बना है। इन्होंने कोई खोज या कोई कुछ नहीं किया था, बस नाम चेंज किया था, जिन्होंने नाम रख दिया था एटम। और अब जो एटम है वो वर्ड आया कहाँ से था? एटम का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस। जो ये क्या था? ये ग्रीक वर्ड था। क्या था? एक ग्रीक वर्ड था, और जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी और हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है। और इसको हम लोग ग्रीक में क्या कहते हैं? एटोमॉस बोल देते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने बस नाम के बारे में अलग नाम रख दिया, नहीं, परमाणु से एटम का नाम इन्होंने बस रखा था और कोई खोज नहीं की थी। अब 460 BC हुआ, उसके बाद 300, 200, 100, अब धीरे धीरे करते करते कौन साइंटिस्ट है? डाल्टन भाई। इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। और ये कब की बात थी? इन्होंने कुछ बातें रखी जो कि 1808 में रखी थी। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम हम लोग जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बातें की थी, अब हम लोग समझते हैं। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुल 6 बातें होंगी। 6 बातें होंगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। अब क्या क्या बातें हुई ये हम लोग समझते हैं। तो पहली क्या बात थी? इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आप नाम से समझे कि एटम की थ्योरी के बारे में बताया था, क्या एटम होता है उसके बारे में बताया। तो हम लोग जानते हैं कि डाल्टन भाई ने 6 बात बताई थी। तो पहली बात इन्होंने बताई थी एटम की डेफिनेशन के बारे में। एटम का डेफिनेशन अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। एटम की डेफिनेशन बताए, और इन्होंने बताया कि अगर सेम एटम है तो क्या रखेगी? सेम प्रॉपर्टी होगी। सेम एटम हैविंग सेम प्रॉपर्टी।
और तीसरी बात क्या बताई कि अगर डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। और इन्होंने बताया था, आप जानते हैं कि आप कंजर्वेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या जानते हैं कि एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज द फॉर्म। तो ऐसे हम लोग जनरल टर्म में कह सकते हैं कि इन्होंने कंजर्वेशन बताया कि एटम ना ही बन सकता है ना ही उसे और तोड़ा जा सकता है, ना कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग जान सकते हैं कि इसे एक एटम कंजर्वेशन नाम से, बल्कि हालांकि एटम कंजर्वेशन कोई ऐसा लॉ नहीं है, लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन, बस हम लोग याद करने के तरीके में इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इन्होंने क्या बताया, होल नंबर से आपका क्या तात्पर्य है कि जो भी आपका एटम है किसी भी रिएक्शन में हमेशा होल नंबर में पार्टिसिपेट करता है। ये नहीं कि कहीं पे आधा हाइड्रोजन मिल रहा है, कहीं पे 2.5 हाइड्रोजन मिल रहा है, 2.5 हाइड्रोजन मिल रहा है, 1.5 हाइड्रोजन, ये हमेशा एक होल नंबर में, चाहे 1 हो गया 2 हो गया, इस नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं एटम। इन्होंने छठवां लास्ट बात बताई कि एटम रीअरेंज, एटम जब भी कोई रिएक्शन होता है तो एटम कहीं से आते नहीं है, बस वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, अपने बॉन्ड अपनी जगह को चेंज कर देते हैं। इन्होंने ये 6 बात बता दी थी। अब इन्होंने जो 6 बात बताई थी 1808 में, इसमें 6 बात सही नहीं थी, इसमें 3 बात गलत थी, 3 बात रॉन्ग थी और 3 बात सही थी। अब 3 बात गलत कौन थी? एटम की डेफिनेशन गलत थी, एटम ये सेम एटम सेम प्रॉपर्टी गलत था, और डिफरेंट एटम हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी गलत था, और कंजर्वेशन सही था, होल नंबर सही था, रीअरेंज सही था। अब ये 3 क्यों गलत हुआ था, क्वेश्चन इस पे आता है। तो एटम के डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि जो भी मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम लोग एटम कह देते हैं, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल है। पर ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि फर्दर जब डिस्कवरी हुई मतलब एटम के अंदर, तो हम लोग ने पाया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि ये कि अब हम लोग कह सकते हैं कि एटम क्या है, डिविजुअल है। अब सेम एटम हैविंग सेम प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को कैसे गलत कहा गया कि आइसोटोप और आइसोबार, हम अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग आइसोटोप आइसोबार, तो इससे हम लोग सेम प्रॉपर्टी और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को गलत कर सकते हैं। अब आइसोटोप आइसोबार जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मेनली क्या बताया था कि आइसोटोप क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उसे आइसोटोप कहते हैं। और इसमें क्या होती है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आता है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आता है तो हम लोग कह सकते हैं टोटली कि प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सेम एटम हैविंग सेम प्रॉपर्टी। और आइसोबार में क्या होता है कि आपका डिफरेंट एलिमेंट होता है बट सेम मास नंबर होता है, हैविंग डिफरेंट एलिमेंट बट हैविंग सेम मास नंबर। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग की जॉन डाल्टन की डिस्कवरी, मतलब जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी वो पढ़ ली। सिंपल 6 बात बोली थी, हम लोग ने आराम से याद कर लिया। डेफिनेशन, सेम एटम सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी, और कंजर्वेशन, होल नंबर, रीअरेंज। ये आप आराम से समझने के दौर पे याद कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। अब हम लोग जब डिस्कवरी में चलेंगे कि कौन फर्दर डिस्कवरी की, तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग, ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी? ये जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जिनका नाम जे थॉमसन था, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम जे थॉमसन था। और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कब क्या हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पहले हम लोग को एक साइंटिस्ट के बारे में जाना पड़ेगा जिनका नाम था विलियम क्रूक। क्या नाम था? विलियम क्रूक। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का खोज किया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग पढ़ेंगे, पर कब किया था इन्होंने? 1879 में विलियम क्रूक। और ये क्या था? एक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बातचीत थी। तब हम लोग कह सकते हैं कि पहले कौन? विलियम क्रूक ने डिस्चार्ज ट्यूब का
खोज किया। उसके बाद फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का 1897 में, आप देख सकते हैं ये विलियम क्रूक 1879 और जे थॉमसन 1897। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। तो डिस्चार्ज ट्यूब कुछ आपको ऐसे एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, तो ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, डायग्राम आप देख सकते हैं आराम से। तो पहले इसमें क्या है, जो निगेटिव है ये क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है निगेटिव टर्मिनल से। तो ये आपका पहला आपको क्या चाहिए, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, इसमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसमें जो भी चीज़ पास करंट पास हो रहा है बहुत हाई वोल्ट पे हो रहा है, हाई वोल्टेज चाहिए। दूसरा क्या है, ये एक आपका वैक्यूम पंप है, यानी आपको आप जान सकते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में आपका वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कैथोड होगा, कैथोड डिस्क होगा आपका। क्यों कैथोड होगा, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है। कैथोड हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये आपका जो होगा ये एनोड होगा जो कि पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से गया है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, यानी आपका एनोड कहा जाएगा। निगेटिव कैथोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैथोड इक्वल टू निगेटिव और एनोड इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने विलियम क्रूक जो थे हाई वोल्टेज पे क्या किए थे, इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे और वैक्यूम था उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा, कैथोड रे से कुछ निगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं। निगेटिव उस समय इन्होंने ये नहीं बताया था कि निगेटिव पार्टिकल है, बस इन्होंने देखा कि पार्टिकल कुछ निकल रहे हैं और ये जा रहे हैं एनोड के पीछे और यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे कुछ चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि आपके एनोड की तरफ ग्लो कर रहे हैं। इन्होंने बस इतना डिस्कवर किया था। तो अब देखिए हम लोग डिस्चार्ज, ये हम लोग इन्होंने मतलब डिस्कवरी की थी इस के बारे में कि बस आपके रे पार्टिकल निकल रहे हैं, जिन्होंने इसका नाम दिया था कैथोड रे। ये जो रे निकल रही है इन्होंने इसका नाम बस दिया था कैथोड रे। तो जो विलियम क्रूक थे वो बस कैथोड रे की डिस्कवरी किए थे और इसके बारे में कुछ बताया नहीं थी कैथोड रे होता क्या है, इन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं बताया था। इसके बारे में बताए थे जे थॉमसन 1897 में, कैथोड रे इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है वो आपका दो शब्द से आप कह सकते बना है, डिस प्लस चार्ज। डिस से आप कह सकते हैं निकलना और चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल जो प्लस निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव। तो डिस यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं क्या ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इससे इसका नाम पड़ गया डिस्चार्ज ट्यूब। डिस मतलब निकलना, चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल। इसमें इन्होंने कंडीशन क्या रखी, कंडीशन रखी कि हाई वोल्टेज चाहिए जो कि इन्होंने चाहिए 10,000 वोल्ट और बहुत लो प्रेशर चाहिए जिसकी इन्होंने वैल्यू दी थी 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4। इसके बीच में आप पास्कल में रख सकते हैं इसका प्रेशर। इन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था। अब जे थॉमसन की बारी आती है 1897 में। इन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया। इन्होंने क्या किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही कैथोड, वही एनोड, वही हाई वोल्टेज, वही प्रेशर, सब कुछ वही रहा। बस इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। रुकिए मैं आपको अच्छे अगले पेज पे बढ़िया से दिखाता हूँ। इन्होंने यहाँ से ये था ऐसे कुछ डायग्राम दिया था। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, जैसे हम लोगों ने उसमें भी पढ़ चुका है। ये आपका प्लस माइनस, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी ये कैथोड है, ये एनोड है। बस इन्होंने क्या किया था कि जो अभी भी रे पार्टिकल ऐसे निकल रही है, रे पार्टिकल अभी भी एमिट हो रही है, बस इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। अब इससे हुआ क्या कि जो कैथोड रे यहाँ पे निकलती है कैथोड से, ये अब बेंड होने लगी पॉजिटिव की तरफ।
और यहाँ पे ग्लो हुआ, निकली और यहाँ पे ग्लो हुआ। तो इससे जे थॉमसन भाई ने कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो मतलब कैथोड रे निकल रही है, ये जब हम लोग ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जा रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी, देखिए कोई भी अगर निगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड रे कैसा है आपका, निगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कैथोड रे है, इन्होंने इसका नाम दे दिया जिसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ जा रहा था, अट्रैक्ट होता है। और जो अच्छा एक बात और है कि जो यहाँ पे ग्लो हो रहा था, यहाँ पे जो ग्लो जनरेट हो रहा था और यहाँ जो ग्लो जनरेट हो रहा था वो किस कलर में था, येलोइश कलर में था, येलो कलर का कुछ ग्लो हो रहा था। तो अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया, जे थॉमसन 1897 में। अब इसी के बारे में आए प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन किया था, यूगेन गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसे कौन किया था, यूगेन गोल्डस्टीन। अब देखिए प्रोटॉन के बारे में क्या पता चला, इन्होंने बस वही डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ऐसे था कुछ स्ट्रक्चर, और ये आपका वही जहाँ से आपका कैथोड रे से निकला था, मतलब यहाँ से कैथोड रे पास हुई थी। तो यहाँ पे आपका एनोड लगा था, पॉजिटिव है आपका एनोड, और यहाँ पे जो पास हुई थी यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लगी थी। अब परफोरेटेड का आप अर्थ ये क्या है, परफोरेटेड है, परफोरेटेड से आप क्या समझते हैं, परफोरेटेड मतलब छेद हो, ऐसा वो था डिस्क था जिसके अंदर क्या थे, ऐसे छेद थे। तो इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल से उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी, ठीक है, जो कि जब इसमें से रे निकली तो ये जो इलेक्ट्रोड है, मतलब ये जो आपका परफोरेटेड कैथोड है, इसके अंदर से क्या हो गई, पास हो गई, और यहाँ पे एक फिर से ग्लो होने लगा, जो कि फिर वही येलो कलर था, येलो कलर का, ठीक। तो इस हिसाब से इन्होंने कह दिया कि जो यहाँ पे आपका ग्लो प्रोड्यूस, क्योंकि अब आपका क्या एनोड से क्या कहते हैं, कैथोड से तो ग्लो निकला नहीं, कोई रे निकला आपका किससे, एनोड से, और जो कि यहाँ पे येलो कलर का क्या कर रहा था, ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था, क्या कर रहा था, ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था। तो इन्होंने इससे कह दिया कि कहीं ना कहीं ये आपका जो पार्टिकल है ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्टिकल, और इन्होंने इस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम दे दिया था प्रोटॉन। और जो ये रे निकली थी, पॉजिटिव जो रे निकली थी यहाँ से आपकी एनोड से, इन्होंने इसका नाम दिया था कैनाल रे, कैनाल रे। पहले वाले साइंटिस्ट ने दिया था कैथोड रे और इन्होंने क्या दे दिया, कैनाल रे, और इन्होंने इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। अब देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग अभी इनकी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा भी लास्ट में, जब अब इसके बाद हम लोग थोड़ा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लेंगे, तब उसके बारे में आपको बताएंगे। हाँ, और एक बात और रखिएगा कि यार डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कब हुई थी, 1886 में हुई थी, यानी इलेक्ट्रॉन से पहले हुई थी। आपका इलेक्ट्रॉन कब हुआ था, 1897 में हुआ था, और प्रोटॉन कब हुआ, 1886 में हुआ है, लगभग आपका 10 साल का अंतर था। और डिस्चार्ज ट्यूब 1879 में ही खोजा जा चुका था, तभी तो ये 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब लिए हैं दोबारा से, तभी तो 1879 में 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब लिए हैं प्रोटॉन के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आखिर हुई किससे थी, तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उसमें पहले एक हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे बताता हूँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो कि किया था कौन, जेम्स चैडविक। कौन किया था, जेम्स चैडविक। और ये कब किए थे, 1932 में किए थे।
और इसी के कारण इनको 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस पे? फिजिक्स में मिला था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो आपके एक साइंटिस्ट अभी आएंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट न्यूट्रॉन का जो था ये पहले कौन दिया था? रदरफोर्ड ने पहले ही इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था, पर डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी रदरफोर्ड ने, बस ऐसे बता देता। इन्होंने कैसे बताया, अब कौन सी, इसके पहले कौन सी डिस्कवरी होगी? पॉजिटिव की डिस्कवरी हो गई थी, यानी उसी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की होगी थी, यानी निगेटिव की। इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हो गई। अब जो रदरफोर्ड भाई ने था, इससे मतलब लोगों ने क्या किया, ऐसे मान लो तराजू लिया, ऐसे रहता है ना, यहाँ पे रख दिया प्रोटॉन, यहाँ रख दिया किसी भी एलिमेंट का एटम, और यहाँ रख दिया वही एटम। मान लीजिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हीलियम। तो अब इन्होंने क्या देखा कि अब तो वेट इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब माना कि बस यहीं तक था, एटम के अंदर बस यही इतने पार्टिकल होते हैं। पर क्या ऑब्जर्वेशन दिखा कि ये हीलियम का जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं पल्ला है, वो नीचे जा रहा था, यानी हीलियम भारी हो रहा था। मतलब हीलियम जो था वो भारी था, किससे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन से, हीलियम के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन से हीलियम का जो एटम था वो भारी था। तो इससे इन्होंने कहा कि आखिर कोई ना कोई और चीज़ इसके अंदर है जो कि हीलियम का वेट बढ़ा रही है। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम लिया। क्या लिया? बेरिलियम। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बम्बार्डेड कर दिया, यानी बम्बार्डमेंट कर दिया। बेरिलियम का बम्बार्डमेंट कर दिया किसके ऊपर? अल्फा पार्टिकल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या कर दिया? बी का, यानी बेरिलियम का बम्बार्डमेंट कर दिया। बम्बार्डमेंट मतलब कि बहुत सारे बेरिलियम के रेज ऐसे मतलब उनके ऊपर क्या किए, फेंक दिए गए। तो इससे अल्फा पार्टिकल के ऊपर इन्होंने देखा कि एक नया तरह का पार्टिकल एमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिन्होंने इसका नाम दे दिया था क्या? प्रोटॉन। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन नाम दे दिया था। और इन्होंने कहा कि प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन। और इन्होंने इसके बारे में कहा कि जो न्यूट्रॉन है वो आपका न्यूट्रल चार्ज है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव तो प्रोटॉन के पास है और निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन के पास है, और आपका न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। और इन्होंने बताया कि जो इसका न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, यानी थोड़ा सा बस न्यूट्रॉन का मास थोड़ा क्या होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पॉइंट में उसका अंतर आता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अभी आइए हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरियाँ क्या हुई हैं, हो चुकी हैं। अब हम लोग जब इन सब की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की तो काफ़ी लेट में हुई है, 1932 में हुई है, और प्रोटॉन की तो 1897 और 1886 में ही हो गई थी। तो अब जो साइंटिस्ट आए थे, अब इन्होंने क्या शुरू किया, स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, एटम का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, यानी एटम का मॉडल बनाना शुरू किया। तो जो पहले साइंटिस्ट जो थे एटॉमिक मॉडल जो दिए थे वो थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। और ये कब दिए थे? 1904 में दिए थे। ये कुछ किए नहीं थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस इन्होंने कहा कि जो जैसे तरबूज होता है उसके अंदर जो ब्लैक जो बिया होता है, इन्होंने इसको क्या किया दिया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह दिया, यानी जो बिया होता है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो रेड पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ना कोई एक्सपेरिमेंट किया ना कुछ किया, बस इन्होंने एक बात बता दी थी कि जो एटम है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों क्या है, इक्वल। प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। कौन बताया था आपका? थॉमसन, जे थॉमसन बताए थे। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक तरीके से बता दिया था। अब इनका जो मॉडल था ये फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ किया नहीं था, एक्सपेरिमेंट जो था वो नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब जो आते हैं वो आते हैं आपके रदरफोर्ड। अब इसी के आगे जो आएंगे, जे थॉमसन का फेल हो गया, अब आते हैं रदरफोर्ड।
और ये कभी की बात है, ये बात है 1911 की बात है। 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे भी कहते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, एक लिया गोल्ड का एक शीट लिया था और यहाँ पे ZnS की एक लेयर मतलब ऐसी थी बाहर, आउटसाइड में पूरा ऐसे कवर थी, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रेस क्या हुई, ऐसे उस पर डाल गोल्ड के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि कुछ रेस क्या है, पास हो जा रही हैं सीधे, मतलब बिना कोई कहीं रिफ्लेक्ट हुए, मतलब सीधे निकल जा रही हैं। उन्होंने और क्या देखा कि कुछ रे हैं, मतलब बहुत कम रे हैं जो अपने डायरेक्ट मतलब बैक हो जा रही है, डायरेक्ट पीछे हो जा रही हैं, और कुछ ऐसी रे हैं जो कि कुछ एंगल पे ऐसे मुड़ जा रहे हैं, कुछ एंगल पे, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल पे चाहे एक्यूट एंगल पे मुड़ जा रहे हैं। तो इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट में। ऑब्जर्वेशन क्या देखा, स्ट्रेट, यानी कुछ स्ट्रेट चली गई, कुछ क्या देखा कि स्मॉल एंगल पे मुड़ जा रही थी, और कुछ देखा कि एग्जैक्ट मतलब अपने ही बाउंस बैकवर्ड हो जा रही थी, जिस पास से आई थी उसी से निकल जा रही थी, बाउंस बैक। ये ऑब्जर्वेशन था इनका। अभी कंक्लूजन क्या देते हैं, अच्छा कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मान लिया आपका न्यूक्लियस है, कुछ रेज आपकी ऐसे आई स्मॉल एंगल पे मुड़ गई, कुछ ऐसे आई सीधे निकल गए, और कुछ ऐसी आई अपने पीछे निकल गए। यही इन्होंने यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इन्होंने क्या किया था, कंक्लूजन दिया था। अब कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि जो रेस थी वो सीधे निकल जा रही थी, कुछ रेस। तो इन्होंने कहा कि जो स्पेस होता है एटम के अंदर वो ज़्यादातर क्या होता है, खाली रहता है। स्पेस मोस्ट क्या होते हैं, खाली रहते हैं, ज़्यादा स्पेस खाली है, इसमें एम्प्टी है। और इन्होंने बता दिया कि जो बीच में कोई एक ऐसा मास मतलब भारी चीज़ है जो अल्फा जो अल्फा रेज जा रही थी उनको डिफ्लेक्ट कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था, डिफ्लेक्ट कर दे रहा था। अब देखिए अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पहले बता दूं, एक क्या है, He2+ है। अल्फा पार्टिकल हमेशा क्या होता है, हीलियम का 2+ पार्टिकल होता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसी को हम लोग कह देते हैं He2+ यानी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इसी को कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि मोस्ट स्पेस एम्प्टी, और बता दें कि बीच में कोई ऐसी भारी चीज़ है जो हर एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी को नाम दिया था इन्होंने न्यूक्लियस। और एक बात कह दिया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल जो इससे मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हीलियम क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। तो अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, जो ये आपका न्यूक्लियस ये क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तभी तो जो पॉजिटिव रेज है उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि बीच में एक ऑब्जेक्ट है यानी न्यूक्लियस जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज। ये इनका कंक्लूजन। अब अगर मैं आपको अल्फा पार्टिकल के अंदर और घुसूं, अल्फा पार्टिकल कहाँ से क्या क्या हुआ था, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर N/P का रेशियो 1.5 से ज़्यादा होता है तो इसे हम लोग कह देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, अपने एनर्जी को बाहर निकालते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट था ये कौन दिया था, साइंटिस्ट हेनरी बेक्ले। इन्होंने अपने ड्रॉअर के अंदर रेडियम का पार्टिकल रखा था, तो कुछ देर बाद देखा कि वो जल गया था। तो इन्होंने कहा कि आखिर एटम जो है वो ये कैसे रेडिएशन बाहर निकाल रहा है। तो इन्होंने जब खोज की तो अगर N/P का रेशियो 1.5 से ज़्यादा है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो अपने रेस को निकालेंगे यानी अपने इलेक्ट्रॉन या अपने प्रोटॉन को धीरे धीरे निकालेंगे रेडिएशन के फॉर्म में यानी एनर्जी की फॉर्म में। और इन्होंने देखा कि 3 रेज हमेशा निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इन्होंने देखा कि अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा न्यूट्रल होता है, मतलब वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसी से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, यही He2+ था इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ किया। अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। अब देखिए, अब इन्होंने कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन बता दिया
तो जो इनका एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने कह दिया कि जो न्यूक्लियस है बीच में कोई ना कोई एक सेंट्रल मतलब मास है, जो कि इन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियस, जो कि हर एक अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा था, वापस भेज रहा था, डिफ्लेक्ट कर दे रहा था। और इन्होंने कहा कि अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है और अल्फा पार्टिकल क्या पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे आपको पता चल गया। और इन्होंने कहा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है और इलेक्ट्रॉन ही उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। और फिर उन्होंने बताया था कि तीसरा पार्ट कि जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। बताया कैसे, क्योंकि जो प्रोटॉन का जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आपका एटम। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब यही आप जानते हो कि जब यही इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तभी तो उसके अंदर चार्ज पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना चार्ज होता है, ऐसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था। अब इनके अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक थे। अब इनके ड्रॉबैक को अगर हम लोग समझे क्या थे, ड्रॉबैक के बारे में जानेंगे। अब ड्रॉबैक में इन्होंने बताया था कि जो देखिए इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे इन्होंने बताया था। बल्कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता, पर उस समय ऐसे बताया था इन्होंने। ये थी ये नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है सब। तो इसके अंदर जो ड्रॉबैक ये था, हम लोग पढ़ेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में एक रूल होता है कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो अपने आप से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सेंस अपने एनर्जी को बाहर करेगा। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, इसलिए इनकी भी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होनी चाहिए, एनर्जी इनकी लूज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। और अगर आज 10 जूल है तो कल 5 जूल है तो परसों 0 जूल, यानी कहीं ना कहीं की एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और ये प्रोटॉन के साथ क्या हो जानी चाहिए, अट्रैक्ट हो जानी चाहिए और एटम खत्म हो जानी चाहिए, मतलब उसके अंदर अब कुछ चीज़ें नहीं बची है। पर ये इनके ऊपर ड्रॉबैक था। अच्छा, इस पर एक बात और पूछती है कि ये एक्सेलरेटेड मतलब अगर ये घूम रहा है तो ये क्या कहते हैं, जो इनकी स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो एक ही वेलोसिटी से घूमना चाहिए, क्योंकि सर्कल है, ट्रैक चार्ज भी सेम है। तो ये कैसे पे एक्सेलरेटेड से आप क्या समझ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कुछ कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी आप जान ही रहे हैं कि जिसमें डायरेक्शन की बात कर दी है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड पे, और एक होता है आपका किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्शन पे। कि डायरेक्शन पे अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज होगी। तो यही जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहेगा पर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। तो इनका ये तो हम लोग जान गए। अब इनका यही ड्रॉबैक था, इन्होंने इसको नहीं बता पाया कि एनर्जी लूज होगी, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो क्या, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये इनका ड्रॉबैक था। अब बोर एटॉमिक मॉडल थे, जिन्होंने नील बोर था एक नाम साइंटिस्ट का, नील्स बोर। इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल रखा। जब ये तब की बात है, 1913 की बात है। ये क्या थे, डेनिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया। किसके दौर पे, रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड की कमियों पे अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं वो ऑर्बिट सेल में ही होते हैं, जैसे प्लांट्स रिवॉल्व होते हैं वैसे ही। बस इन्होंने कह दिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं इनकी जो ऑर्बिट होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इनके पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होता है। और इन्होंने इसी एनर्जी का नाम क्या दिया था, यानी जो फिक्स ऑर्बिट है इसका एनर्जी लेवल का नाम दिया था, क्या नाम दिया था, KLMN, और भी दिया था, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इन्होंने नाम दिया था। तब इनका जो क्या था एटॉमिक मॉडल था वो सही था नील्स बोर का। इन्होंने इनके ड्रॉबैक को पूरा कर दिया, इन ड्रॉबैक की कमियों को हटा दिया था। कैसे हटाया, इन्होंने बस कह दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है जिस ऑर्बिट्स में घूमते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, एकदम फिक्स होती है।
इन्होंने एक बात और बताई कि जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी। इन्होंने बताया नील्स बोर ने। आप जान भी सकते हैं कि 1 है, आप समझ सकते हैं 1 एनर्जी है, मान लो इसमें 2 जूल है, 3 जूल है, तो आप जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डायरेक्टली कह सकते हैं सेल क्या, अगर सेल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अब ये बोर एटॉमिक मॉडल। अच्छा एक बात और कहना था कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, ये वाला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने ऑर्बिट्स में, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट पता है कैसे रखा था। इन्होंने कहा कि जैसे सन होता है उसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, बस उसी से मान के कि सन हमारा न्यूक्लियस है और अर्थ को और दूसरे प्लैनेट को इलेक्ट्रॉन मान के बस उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ घूमता है न्यूक्लियस। ये आपका खत्म हो गया एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं, पूरी अच्छी से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज। इसका जो चार्ज है, चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, -1 है, प्रोटॉन का +1 है और इस पर नो चार्ज है। और अगर और ब्रीफ में जाएं तो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। अगर हम लोग मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपका होता है 9.11 × 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन के बारे में बात करें जो कि होता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.675 × 10⁻24। अच्छा, जैसे हम लोग ने बताया था वो जेम्स चैडविक ने कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से हल्का ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा, ये 1.672 है और न्यूट्रॉन क्या है 1.675। देखिए 0.003 का अंतर आ रहा है। और याद कैसे करेंगे इसका, आप याद कर लिए 1.602 × 10⁻⁻19। बस अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो -1.602 और प्रोटॉन पूछे तो प्लस। मास कैसे याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आपको हमेशा याद रखना है 9.11 × 10⁻28। प्रोटॉन का कैसे याद करेंगे 1.672, रिलेट करिए 1.602, ऐसे ही 1.672। अगर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास -10⁻28 था तो यहाँ पे 4 कम हो जाएगा, यानी 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही न्यूट्रॉन में 1.675 × 10⁻24, यानी 28 से 4 बार कम हो गया, यानी -24 आ गया। ये आपकी पूरी बात थी। अब हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो लाइन से पहले पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले कौन आए थे आपके, साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आए 600 BC में कौन आया था आपके, महर्षि कन्नड़। रिवाइज करते चलेंगे। महर्षि कन्नड़ जो थे वो इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा था, बस कहा था कि जो सभी पदार्थ हैं धरती पे वो एक सबसे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसका नाम परमाणु से कहा था। और इन्होंने कहा जब कई परमाणु बनते हैं तो अणु बन जाते हैं। फिर आता है 460 BC में कौन, डेमोक्रिटस। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बस यही जो महर्षि कन्नड़ कहे थे उन्हीं की बात को और फैलाया और अपने ग्रीक वर्ड में जो परमाणु और अणु था इन सब का नाम क्या दे दिया, एटम दे दिया। और इन्होंने बताया वही चीज़ कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है और क्या कहते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो महर्षि कन्नड़ ने भी बताया। अब आते हैं 1808 में, जो कि हैं डाल्टन भाई, जॉन डाल्टन। इन्होंने अपनी पहली थ्योरी रखी थी एटम के ऊपर जिसका नाम पड़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने 6 बातें बताई थी जिसमें 3 गलत 3 सही था। इसके बाद आपके आते हैं विलियम क्रूक 1879। विलियम क्रूक जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, डिस्चार्ज ट्यूब। अब आपके आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था 1886 में यूगन गोल्डस्टीन।
जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूगन गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अब एक आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या, 1897 में, जिनका नाम था जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब हम लोग देखिए डेट ईयर्स पढ़ते जा रहे हैं, 600, 460, 1808, धीरे धीरे पढ़ते हुए क्रम में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। ठीक है, अब आते हैं 1904 में, जो जिनका नाम था जे थॉमसन ही कह सकते, पर इन्होंने क्या रखा था, मॉडल रख दिया था, एटॉमिक मॉडल का नाम, जिनका नाम था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि तरबूजा के ऊपर बेस्ड था। और इसके बाद आते हैं 1911 में, जिनका नाम था रदरफोर्ड, जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग से अपना क्या रखा था, मॉडल रखा था, जिसका नाम पड़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अल्फा पार्टिकल से अपने मॉडल को दर्शाया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अगर अब हम लोग और आगे बढ़ें तो कौन आया था, अब धीरे धीरे 1913 में कौन आए थे, नील्स बोर आए थे, जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल रखा था। बस इनके अंदर ड्रॉबैक क्या था, ये क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एनर्जी निकालेगा, तो एक समय पे मिल जाना चाहिए, इसी बात को ये सही नहीं कर पाए। अब कौन आए थे, सॉरी, जो रदरफोर्ड ने ये गलती थी, और नील्स बोर ने इसी चीज़ को क्या किया था, सही किया था अपने एटॉमिक मॉडल में, कि जो ऑर्बिट होता है उसके पास फिक्स एनर्जी लेवल के सेल होते हैं, उसी में वो घूमता है। और रदरफोर्ड में यही कमी थी कि वो बता नहीं पाए थे कि ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स होता है, ये सब बातें नहीं बता पाए थे। और इसके बाद आते हैं आपके साइंटिस्ट कौन, 1932 में जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी, और इनको 1935 में नोबेल प्राइज में मिला था फिजिक्स में। ठीक है, इतने साइंटिस्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ने थे, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। एक बात और जान लीजिएगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था, जी हाँ, जो एटॉमिक मॉडल था, इसका नाम एक और पड़ा था, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। प्लेनेटरी क्यों पड़ा था, क्योंकि इन्होंने प्लेनेट और सन से कंपैरिजन किया था, इसलिए इसका नाम प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल से भी जाना जाता है। और ये आप चार्ज, मास, ये सब याद कर लेंगे। अगर अब हम लोग आगे पढ़ें तो हम लोग एक बात टर्म जानेंगे कि अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है उसको मिला दें, उन दोनों को हम लोग नाम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोले तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किससे कहेंगे, जिसके अंदर प्रोटॉन हो, जिन्हें इसे क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। और आपका न्यूक्लियस क्या है, जो आपका एक बीच में एटम के जो एक आपका एक मास प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रोटॉन आपका और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका प्रेजेंट है, पर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक नंबर के बारे में। एक बात और जानेगा कि जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन में नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि ये 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन मास इतना कम होता है कि हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि होता ही नहीं है। और प्रोटॉन, इसलिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मानते हैं, और इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि जो एटम का मास है वो सेंट्रली एक जगह प्रेजेंट है, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं, एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जिससे हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और एटॉमिक नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। और जो मास नंबर होता है आपका, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही ऐड कर दे तो ये मास नंबर होता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो हम लोग एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं कि मास नंबर यानी ए जो है वो क्या आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन